तो लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर थे, क्वेश्चन आंसर्स की जो टेबल है वो हम लोगों को बनानी है। और क्वेश्चन आंसर्स की टेबल जो है वो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे कि क्वेश्चन आंसर की टेबल में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पेड है, आगे जाकर आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इसका मेंबरशिप ले लेते हैं चैनल का, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल का, तो आप लोगों के लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी पढ़ना। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग मेंबरशिप लें ताकि आप लोग जो हैं आसान तरीके से हर एक फास्ट टेक्नोलॉजी या हम लोग कहें हार्ड जो कोड है वो भी आप लोग सीख सकें। तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना होता है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होता है और आप लोग जो है इसकी मेंबरशिप ले लेते हैं टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल की। तो क्वेश्चन आंसर टेबल में हम लोगों को क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन आंसर्स की आईडी होगी प्रॉपर, जो यूनिक क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी आप लोगों को। दूसरा है कि कौन से एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो एग्ज़ाम आईडी भी इसमें आप लोगों की बनेगी। तो इंटीजर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एग्ज़ाम्स आईडी, ठीक है। एग्ज़ाम्स आईडी हो गई। तो हम लोग एक एग्जांपल इसको इससे ट्रीट जोड़ देते हैं एग्ज़ाम्स टेबल से, ठीक है। ये तो हो गई। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, तो प्रॉप स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन, और आंसर्स भी होना चाहिए तो इंटीजर आंसर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शंस 2। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन 1 आ गया, ऑप्शन 2 आ गया। सिमिलरली ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। ये आप लोगों के पास आ गया। जैसा कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम आईडी आ गई आप लोगों की, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा। तो एक क्वेश्चन आंसर है वो मल्टीपल एग्जाम रिजल्ट सेट्स, तो उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बाइंड कर देता हूँ एग्जाम रिजल्ट सेट को, कलेक्शंस को। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, प्रॉप आई कलेक्शन एग्जाम रिजल्ट्स। यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया एग्जाम रिजल्ट्स इक्वल्स टू न्यू हैश सेट और एग्जाम रिजल्ट्स, ओके। तो हम लोगों ने जितनी भी नेविगेशन प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इनिशियलाइज कर देना चाहिए, और ये लेटेस्ट वर्जन है C# का, तो हम लोग वहीं पर ही इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर्स, जो टेबल थी वो हमारी बन चुकी है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो ये मॉडल्स हैं हमारे जो हम लोग काम में लेंगे, और हर एक मॉडल का मैं एक फीचर्स बताऊंगा आप लोगों को जो आप लोगों को करना है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टेबल्स हो गई, हमारे पास 6 टेबल्स हो गई हैं, ठीक है। अब हम लोगों को जो बनाना है वो बनाना है डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल। तो एंटिटी के अंदर ही हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं। तो इसका जो डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल होगी उसका नाम हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट रख देते हैं। तो एंटिटी के अंदर ही बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक नई क्लास हम लोग बनाते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। इंटरनल क्लास है, पब्लिकली बना देते हैं, और ये इनहेरिट किससे होगी आप लोगों की, डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल से, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। तो कंट्रोल और डॉट की जो है अपने कीबोर्ड से दबाइए। इंटरनेट होना चाहिए तभी ये इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। यहाँ पर फाइंड एंड लेटेस्ट वर्जन है तो ये 6.0 का इंस्टॉल कर देगा। इसीलिए हम लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो पैकेज है, जो डाटा टैब है, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। मैनेज न्यूगेट पैकेज, यहाँ पर आप लोग लिखें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। और इसमें हम लोगों को 5.0 वाला ही पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 6.0.5 का स्टेबल है, तो हम लोगों को कौन सा करना है, 5.0 वाला।
क्योंकि हम लोगों ने जो एंटिटी फ्रेमवर्क जो लिया है हमारे जो पैकेज का है, सॉरी हमारे प्रोजेक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो 5.0 पर है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट में हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, कंट्रोल डॉट की दबाते हैं, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से ये रिजॉल्व हो जाती है। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं CTOR। ठीक है, एक तो गया ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, और एक हम लोग ले देते हैं जिसमें DB कंटेक्स्ट हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगी उसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो CTOR, एक और कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस को पास करेंगे। ये सारा मैं बता चुका हूँ वैसे तो। अगर आप लोग ASP.NET कोर के ट्यूटोरियल्स रीड कर लेते हैं तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं हम लोगों को इसमें इनिशियलाइज करनी पड़ती हैं ताकि हम लोगों की फिजिकल टेबल बन सके। तो DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस, और इसमें हम लोग हमारा जो फाइल है स्टूडेंट DB कंटेक्स्ट ये ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर पास कर देते हैं ऑप्शंस कॉलम, बेस क्लास में भी पास करना है ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये बात हो गई सारी की सारी आप लोगों के पास। नेक्स्ट में हम लोगों को क्या पास करना होता है, जितने भी क्लासेस हम लोगों ने बनाई हैं उसमें मैं क्या कर देता हूँ, उनको ऐड कर देता हूँ एज ए DB सेट। तो प्रॉप यहाँ पर मैं लिखता हूँ DB सेट, और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ एग्ज़ाम रिजल्ट्स, एग्ज़ाम्स। चलिए एग्ज़ाम्स को ऐड कर देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर लिख देते हैं एग्ज़ाम्स। अब ये देखते हैं हम लोग examination.data.entity.exams है हम आप लोगों के पास, तो जस्ट इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास है एग्ज़ाम रिजल्ट, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं एग्ज़ाम रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट में इसी को हम लोग पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट में ग्रुप्स के लिए, यानी कि क्लास के लिए ग्रुप्स। ग्रुप्स हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास इसी को हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ग्रुप्स हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन आंसर की टेबल, तो Q&As लिख देते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ही लिखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की टेबल होने के बाद हम लोग स्टूडेंट की टेबल को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स की टेबल को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट में हम लोग जो हमारे पास टेबल है वो है यूजर्स की टेबल है, तो यूजर्स को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यूजर्स को ऐड करने के बाद आप लोग जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप लोग उसमें बनाएंगे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या तो आप लोग यहीं पर भी बना सकते हैं ऑन कॉन्फ़िगरिंग करके। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि रिपोजिटरीज के सेक्शन पर, और हम लोग एक रिपोजिटरी का फोल्डर जो है, जैसे एंटिटी का फोल्डर बनाया है डाटा टैब के अंदर या डाटा प्रोजेक्ट के अंदर, उसे वैसे ही हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं रिपोजिटरी। जितनी भी रिपोजिटरीज होंगी वो सारी की सारी इसी में होंगी। और सबसे पहले हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें इस रिपोजिटरी के अंदर हम लोग जेनरिक रिपोजिटरी बनाएंगे जो सभी के लिए कॉमन होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, रिपोजिटरी में जेनरिक रिपोजिटरी। तो एक नया आइटम जो है यानी कि आई इंटरफेस हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, और इंटरफेस है आप लोगों के पास, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं आई जेनरिक रिपोजिटरी। आई जेनरिक रिपोजिटरी पब्लिक इंटरफेस आई जेनरिक रिपोजिटरी। और ये अगर आप लोग जेनरिक है तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि ये टेम्पलेट क्लास से इनहेरिट होगी, वेयर जो जहाँ पर टी जो है वो क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। उप्स,
ठीक है। तो आई जेनरिक रिपोजिटरी जो है वेयर टी इज़ अ क्लास जहाँ पर हम लोगों के पास आ सकता है, तो हम लोग इसको इनहेरिट भी करेंगे। इस आई जेनरिक रिपोजिटरी को हम लोग किससे इनहेरिट करेंगे? आई डिस्पोजेबल से इनहेरिट करेंगे। तो अगर आप लोग ये नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डिस्पोजेबल, आई डिस्पोजेबल, ठीक है। आई डिस्पोजेबल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो जितने भी रिसोर्सेस हैं उनसे डीएलोकेट करेगा। तो आई डिस्पोजेबल का इस्तेमाल हम लोग उसके लिए करेंगे। अब इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आई इन्यूमरेबल ऑफ टी, गेट ऑल में हम लोग जितने भी यूज़र के जितने भी फंक्शंस हैं वो भी हम लोग गेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक एक्सप्रेशन लगाएंगे, साथ ही हम लोग आई क्यूरेबल डाटा भी लिखेंगे, फंक्शंस भी लगाएंगे, ठीक है। और ऑर्डर बाय भी हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि पेजिंग्स भी हम लोगों को इसमें लगानी होगी, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी bool filter equals to null, ठीक है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेशन होगी ये नल हो जाएगी। फंक्शन आई क्यूरेबल ऑफ टी आई ऑर्डर्ड क्यूरेबल ऑफ टी। तो यहाँ पर हम ऑर्डर और शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय नल, जहाँ पर आप लोगों की एक्सप्रेशन है ना वहाँ पर हम लोग जो वेयर कॉज में यूज़ करते हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वो उसका रिटर्न टाइप जो होता है वो बूलियन होता है। दूसरा जो है फंक्शन आई क्यूरेबल ऑफ टी, आई ऑर्डरेबल ऑफ टी, इसका मतलब है कि हम लोग ऑर्डर वाइज डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास होगी स्ट्रिंग इंक्लूड प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक से दूसरे टेबल में जाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंक्लूड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, टी गेट बाय आईडी, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ आईडी, टास्क ऑफ टी, ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए आ जाएगा आप लोगों के, गेट बाय आईडी एसिंक, ठीक है। void add t of entity, टास्क ऑफ टी, एड एसिंक आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में आप लोगों के पास डिलीट बाय आईडी का आ जाएगा, डिलीट बाय आईडी आ गया। यहाँ पे आ गया डिलीट बाय आईडी।
एंड नेक्स्ट में आप लोगों के पास सिंपल डिलीट आ जाएगा। की एंटिटी वॉइड अपडेट आ जाएगा। अपडेट एसिंक आ गया। और यहाँ पर आ जाएगा टास्क ऑफ टी डिलीट एसिंक। हो गया। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो आई जेनरिक रिपोजिटरीज के होते हैं कि डिलीट करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो करंट ऑपरेशन जो है बेसिकली जेनरिक रिपोजिटरी का एक पार्ट होता है और इसमें हम लोग जो हैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि ज्वाइन बटन पर आप लोगों को कितना क्लिक ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसके आगे के वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलेंगे विदाउट ज्वाइन। आप लोगों को मेंबरशिप लेनी ही होगी और वो 199 रुपीज़ में है, तो आप लोग आसानी से उस चीज़ को ले सकते हैं और आसानी से वीडियोस जो हैं वो हाई क्वालिटीज़ में देख भी सकते हैं। और इवन आप लोगों को सोर्स कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।